आज की क्लास है आपकी कंप्यूटर का विकास, ठीक है, जिसके अंदर हम जानेंगे कंप्यूटर की जनरेशंस को। क्लियर? क्लास 9th के लिए है, यानी ये आपका वैक्यूम ट्यूब से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का आपका यहाँ पे पूरा सफर रहेगा। वैक्यूम ट्यूब यानी जहाँ से कंप्यूटर को बनाना स्टार्ट किया था और जहाँ तक कंप्यूटर आज पहुँचा है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते भी होंगे आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, ठीक है। तो इसके अंदर यदि मैं बात करूँ, सबसे पहले कंप्यूटर जनरेशन क्या होती है। कंप्यूटर के विकास को अलग अलग समय और तकनीक के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। यानी जैसे आपकी जनरेशन होती है, आपके जो माता पिता हैं कहते हैं ना कि तीसरी पीढ़ी का है, चौथी पीढ़ी का है, सुना होगा आपने, तो वो समय के आधार पे होता है ना। आपके जो बाबा जी होंगे वो अलग पीढ़ी के होंगे, आपके पिताजी अलग पीढ़ी के होंगे, आप अलग पीढ़ी के होंगे। आपने घर में सुना भी होगा, फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि तीसरी पीढ़ी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर की जनरेशन है उसको 2 तरीके से बांटा है। 2 तरीके से कैसे? एक तो अलग अलग समय के आधार पे, दूसरा तकनीक के आधार पे। तकनीक का मतलब टेक्नोलॉजी, यानी किस समय में कंप्यूटर के पास कौन सी टेक्नोलॉजी रही है। यदि आप आज से पहले मोबाइल देखो, आज तो आपके पास स्मार्ट मोबाइल है ना। अगर आप पहले मोबाइल देखो तो पहले लैंडलाइन वाला होता था, तो जबकि टेक्नोलॉजी कुछ और थी, समय कुछ और था। आज हम बात करें तो आज मोबाइल के अंदर वायर ही नहीं है ना, टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है और बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर नई जनरेशन में क्या बदलाव आया, नई नई तकनीक आई, ठीक है। आकार छोटा हुआ, गति बढ़ी, बिजली खपत घटी, विश्वसनीयता बढ़ी और कीमत घटी। ये 6 बदलाव आए जब भी आपके कंप्यूटर ने एक नई पीढ़ी में अपना पैर रखा, है ना। यानी जब भी आपकी पीढ़ी चेंज हुई तो नया क्या हुआ उसमें, एक तो तकनीक बदल गई उसकी, भाई जो टेक्नोलॉजी पुरानी थी उससे नई आ गई। आपके पास पहले साइकिल थी, उसके बाद क्या बनी, मोटरसाइकिल, उसके बाद फिर कार बनी, तो नई नई तकनीक आ रही है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, नई तकनीक आई, उसके बाद उसका आकार छोटा हो गया, गति बढ़ गई, यानी काम करने की जो स्पीड थी वो बढ़ गई, बिजली खपत घट गई और विश्वसनीयता उस पर बढ़ी है और कीमत उसकी घटी है। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं, यहाँ पे केवल ये समझाने के लिए था। देखो, कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। कितनी जनरेशन है? 5। प्रत्येक जनरेशन एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। ये जो 5 की 5 जनरेशन है, इन सभी में एक से एक नई तकनीक है, यानी नई टेक्नोलॉजी है, ठीक। वो हम देखेंगे अभी कौन कौन सी है। वैक्यूम ट्यूब से शुरू होकर कहाँ तक पहुँचती है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। यानी जब हम पहली जनरेशन से स्टार्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वैक्यूम ट्यूब, और जब हम लास्ट में पहुँचेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी टेक्निक जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती गई। अब जो कंप्यूटर की पहली जनरेशन है वो कब थी? कंप्यूटर की पहली जनरेशन 1946 से 1959 तक, है ना। ये पहली जनरेशन में रहा। उसके बाद फिर एक नया कंप्यूटर बनाया, नई टेक्नोलॉजी यूज की 1959 से 1965 तक। उसके बाद फिर एक नई टेक्नोलॉजी आई 1965 से 1971 तक। उसके बाद फिर एक नई टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया 1971 से 1985 तक। और उसके बाद फिर जब 5th जनरेशन आई 1985 से लेके वर्तमान तक, अभी तक, यानी आज तक भी 5वीं जनरेशन चल रही है। यानी यदि आपसे वर्तमान में पूछा जाए कि कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन चल रही है तो आप क्या बताएंगे, 5वीं जनरेशन चल रही है। इससे पहले कितनी जनरेशन बीत चुकी है? 4। क्लियर? पहली जनरेशन की बात करते हैं। पहली जनरेशन कब से कब तक रही? 1946 से 1959 तक पहली जनरेशन रही। यानी उस समय से लेके इस समय के बीच का जो समय है वो पहली जनरेशन का रहा। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर थे वो कैसे थे, देखो। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था, क्या था जो कंप्यूटर के लिए बनाया गया था, क्या था उसका नाम? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब दिखने में कैसी थी? ये रही आपके सामने। यानी उस समय के जो कंप्यूटर बने हुए थे वो इस तरीके के टेक्नोलॉजी से बने हुए थे। यानी ये उपकरण उनके अंदर लगा हुआ था, जिसको हम क्या बोलते थे, वैक्यूम ट्यूब। इसकी विशेषता क्या थी?
नंबर एक तो इन कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, है ना। नंबर दो, मैग्नेटिक ड्रम, इसके अंदर क्या यूज होती थी, मैग्नेटिक ड्रम के रूप में मेमोरी। आज तो मेमोरी के रूप में आप पेन ड्राइव यूज करते हो, मेमोरी कार्ड यूज करते हो, हार्ड डिस्क यूज करते हो, लेकिन उस समय ये चीजें नहीं थी। उस समय क्या था, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी। उसके बाद आगे मशीन लैंग्वेज का उपयोग इसके अंदर हम करते थे, 01 में होती है मशीन लैंग्वेज, वो हम पढ़ेंगे आगे। पंच कार्ड द्वारा इसमें इनपुट देते थे और प्रिंट आउट यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाता था। यानी इनपुट देने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, पंच कार्ड। आज क्या यूज करते हैं, कीबोर्ड माउस। उस समय कीबोर्ड माउस नहीं थे, क्या था, पंच कार्ड था। क्लियर। ये पहली जनरेशन की बात चल रही है जब 1946 से 1959 तक का पहला कंप्यूटर रहा। वो किस प्रकार का था, कैसा दिखता था, क्या क्या कंपोनेंट उसके अंदर यूज होते थे। तो उसके अंदर यूज होता था क्या, वैक्यूम ट्यूब। और ये ट्यूब है ना, ये ट्यूब के तरीके से जलती हैं जैसे बल्ब जलता है। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर इस तरीके की ट्यूब्स लगी हुई हैं, और ये ट्यूब्स कोई छोटी मोटी नहीं होती, इतनी सी नहीं होती, ये बहुत बड़ी होती थी। ठीक, ये ट्यूब्स हजारों की संख्या में आपके कंप्यूटर के अंदर लगी हुई हैं। तो कंप्यूटर का साइज बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा हो जाएगा। दूसरा, ये ट्यूब्स जब कंप्यूटर चलेगा तो ये बल्ब के तरीके से जलेंगी, है ना। जब ये इतनी सारी ट्यूब एक साथ जलेंगी तो वहां पे गर्मी पैदा होगी या ठंड, गर्मी हो जाएगी। ठीक, और गर्मी के अंदर क्या आप काम कर पाओगे अच्छे से, स्पीड से काम कर पाते हो गर्मी में। यदि नॉर्मल टेम्परेचर है तो आपका पढ़ाई में भी मन लगता है, बाकी अदर काम में भी मन लगता है। लेकिन यदि गर्मी ज़्यादा है, पसीने टपक रहे हैं, है ना, तो आप सही से काम नहीं कर पाते और ज़्यादा काम नहीं कर पाते। ठीक, अब कंप्यूटर पे भी यही चीज़ अप्लाई होती है। सबसे पहला तो साइज, इनका जो साइज था इन कंप्यूटर का, एक कमरे के जितने बराबर था एक कंप्यूटर। ठीक है, किस समय के कंप्यूटर थे, 1946 से 1959 के बीच के जो कंप्यूटर थे। अगर हम एक ही कंप्यूटर को देखें तो उसका जो साइज था वो एक कमरे के जितने बराबर था। क्लियर। दूसरा, उनकी जो स्पीड थी, काम करने की जो गति थी, वो बहुत धीमी थी, बहुत स्लो काम करते थे। कंप्यूटर इतना बड़ा लेकिन उनकी स्पीड बहुत स्लो। ठीक। तीसरा, बिजली की जो खपत होती थी वहां वो बहुत ज्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि जब इतने सारे बल्ब जल रहे हैं, इतनी सारी ट्यूब जल रही हैं, तो बिजली ज्यादा वेस्ट होगी, सीधी सी बात है। और ऐसा नहीं कि उन्होंने उस गर्मी को कम करने के लिए कोई उपाय नहीं किया होगा, उन्होंने उस गर्मी को कम करने के लिए वहां पे फैन लगाए हुए थे। लेकिन फैन भी कब तक ठंडा करेगा, इतनी सारी ट्यूब जल रही हैं, है ना। एक समय तो ऐसा आएगा, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उस कंप्यूटर को बंद करना पड़ता था। ठीक है, जिसके कारण उस पर लगातार हम 4-5 घंटे काम नहीं कर पाते थे। क्लियर। एक उसके अंदर एक खासियत और थी, खासियत क्या, कमी बोलूंगा इसको मैं, इस कंप्यूटर के अंदर बैठ के काम करते थे। आज के कंप्यूटर को तो केवल एक इंसान चला लेता है, लेकिन इस कंप्यूटर को 4 से 5 इंसान चलाते थे। उसमें कमरे के अंदर बैठते थे, कोई इनपुट डाल रहा है, कोई आउटपुट निकाल रहा है, कोई प्रोसेसिंग करा रहा है, इस तरीके से काम यहाँ पे होता था। तो यानी एक कंप्यूटर को चलाने के लिए 4 से 5 लोग लगे होते थे। और जब गर्मी ज़्यादा हो गई वहाँ पे, तो फिर वो भी वहाँ से निकल आते थे और कंप्यूटर को बंद करना पड़ता था। क्लियर। तो क्या पहली जनरेशन का कंप्यूटर अच्छा था? कमियां थी कुछ, है ना। जब किसी भी मशीन में कोई कमी होती है तो कंपनी उसके ऊपर काम करती है और उस कमी को दूर करते हुए नई चीज बनाती है फिर, है ना। तो इस जनरेशन के बाद फिर एक नई जनरेशन शुरू होगी जिसमें इन कमियों को दूर किया जाएगा। चलें आगे। पहली जनरेशन की ये फायदे हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये, जो पहली जनरेशन में था। इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली से चलने वाला पहला कंप्यूटर था। गणना थोड़ी तेज थी किसके मुकाबले, जो पहले वैसे करते थे बिना बिजली वाले जो कंप्यूटर थे, यानी मैकेनिकल जो मशीनें थी, उनसे ज्यादा तेज थी इसकी गणना, लेकिन फिर भी धीमी थी। सैन्य व वैज्ञानिक कार्यों में उपयोग होता था। इस समय के जो कंप्यूटर थे वे हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं थे कि हर किसी को मिल जाएंगे। वो मिलते थे किसको? वैज्ञानिकों को और हमारी सेना को। ठीक है, उनके लिए बनते थे वो इतने बड़े बड़े कंप्यूटर, क्योंकि उस समय सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी वही थी। उस समय के जो कंप्यूटर हैं उनके नाम नीचे दिए हुए हैं ये, ठीक है, जो उन्होंने बनाए थे। अब इनके अंदर कमियां क्या थी, मैंने भी आपको बताया। आकार में बड़े थे और बहुत महंगे होते थे, बिजली अधिक खपत, बार बार खराब होना,
ठीक, कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती थी। कूलिंग सिस्टम मतलब जिसको ठंडा करने वाला सिस्टम है, ये इसके अंदर कमियां थी। कंपोनेंट क्या यूज किया इसके अंदर हमने पहली जनरेशन में? वैक्यूम ट्यूब। साइज क्या था इनका? वेरी लार्ज, यानी बड़ा साइज था। और मेमोरी के रूप में क्या यूज करता था ये? मैग्नेटिक ड्रम। लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी यहाँ पे? मशीन लैंग्वेज। स्पीड मिली सेकेंड में थी, स्पीड स्लो थी। हीट इसके अंदर वेरी हाई, यानी गर्मी बहुत ज्यादा होती थी। और कॉस्ट इसकी वेरी एक्सपेंसिव, यानी बहुत ज्यादा कॉस्ट इसकी थी, पैसे बहुत ज्यादा लगते थे इसको खरीदने में। क्लियर? अब नेक्स्ट जनरेशन पे आते हैं। नेक्स्ट जनरेशन है आपकी 1959 से 1965 तक, यानी वो समय बीत गया। अब उसके बाद जो स्टार्ट हुआ, नया कंप्यूटर बनाया इन्होंने। उस कंप्यूटर के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया? ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया, क्योंकि सबसे बड़ी कमी वहां पे वैक्यूम ट्यूब की थी। वैक्यूम ट्यूब जलती थी और इतनी सारी लगानी पड़ती थी, है ना, तो वहां से हीट ज्यादा होती थी और साइज भी बहुत ज्यादा वो ले रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि वैक्यूम ट्यूब को हटाओ, वैक्यूम ट्यूब की जगह कुछ नया इनोवेशन करते हैं, कुछ नया बनाते हैं। तो नया क्या बनाया इन्होंने? ट्रांजिस्टर बनाया। तो जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे हम? ट्रांजिस्टर, है ना। पहली में वैक्यूम और दूसरे में ट्रांजिस्टर। इसके अंदर मेमोरी के लिए क्या होता था? मैग्नेटिक कोर का यूज कर रहे थे। पहली जनरेशन में ड्रम का यूज कर रहे थे, है ना। इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो भी बदल गई। उसकी कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही है? असेंबली लैंग्वेज यूज कर रहा है। पहले वाला मशीन लेवल लैंग्वेज यूज करता है 01, ये असेंबली को यूज कर रहा है। और इसके अंदर एक भाषा चलती थी जिसका नाम क्या था? फोर्ट्रान। और दूसरी भाषा कोबोल। ये दो लैंग्वेज ये सपोर्ट करता था, यानी पहले से इंप्रूव हुआ, पहले से अच्छा बना। इसका जो साइज था एक अलमारी के जितना हो गया, यानी पहले से छोटा हो गया, ठीक है। और इसकी जो स्पीड है वो माइक्रो सेकंड में हो गई, पहले से तेज हो गई। बिजली खपत पहले के मुकाबले कम हो गई और गर्मी भी कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये ट्रांजिस्टर बल्ब के तरीके से जलेगा नहीं। बात समझ रहे हो? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ये गर्म नहीं होगा, गर्म तो होगा ही। आप भी अपने मोबाइल को अगर ज्यादा चलाएं तो वो भी आज के समय में गर्म होता है ना। बैक साइड से अगर आपने देखा हो तो गर्म तो होता है, लेकिन कूलिंग सिस्टम से वो कंट्रोल कर लिया जाता है। अब इसके फायदे क्या थे? कम बिजली की खपत करता था ये, यानी बिजली कम लेता था पहले के मुकाबले। दूसरा, गर्मी कम उत्पन्न होती थी। अब इतनी गर्मी यहाँ पे नहीं होती थी, साइज भी घट गया, एक अलमारी के जितना हो गया ये। अधिक विश्वसनीय हो गया, यानी उस कंप्यूटर पे हम इतना विश्वास नहीं कर सकते थे, पता नहीं कब खराब हो जाए, है ना। इसके अंदर विश्वास ज्यादा हो गया और इसकी गति भी क्या हो गई? तेज हो गई। इसके उदाहरण है IBM 1401, IBM 7094, CDC 1604, यानी ये उस समय के कंप्यूटर्स के नाम हैं जो सेकंड जनरेशन में बनाए थे। कमियां क्या थी? एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ रही थी। कम गर्म हो रहे थे लेकिन गर्म हो रहे थे, तो यहाँ पे भी किस चीज की जरूरत थी? एयर कंडीशनिंग। निर्माण करना इनका कैसा था? महंगा था। ये महंगे थे, ये भी कंप्यूटर। पहले वाला तो महंगा था ही, लेकिन ये भी महंगे थे। कंपोनेंट कौन सा यूज किया? ट्रांजिस्टर। साइज स्मॉलर, यानी छोटा हो गया, अलमारी की जितना। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर यूज करते हैं। स्पीड माइक्रो सेकंड में पहले से बढ़ गई। और लैंग्वेज असेंबली और फोर्ट्रान और कोबोल, 3 लैंग्वेज ये यूज करता था। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में टेक्नोलॉजी को बदला, क्योंकि सेकंड में भी कुछ कमियां पाई गई। और यहाँ पे क्या यूज किया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IC। आप मोबाइल वाले की दुकान पे जाएंगे, ठीक, तो आपको बोलेगा कि इसकी IC बदलनी पड़ेगी, IC में समस्या है इसकी, है ना। आज भी लगी होती है IC कंप्यूटर के अंदर। ये एक बहुत छोटी चीज होती है, इस तरीके की, आपने देखा भी होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अगर आपने देखा हो तो इस तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन में क्या उपयोग कर रहे थे हम? IC चिप। और यहाँ पे क्या आ गया था? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कंप्यूटर को अपने आप स्टार्ट करने वाला एक सॉफ्टवेयर आ गया था, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कीबोर्ड का प्रयोग करने लगे, मॉनिटर का प्रयोग करने लगे, और मल्टी प्रोग्रामिंग संभव हुई। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब एक से ज्यादा प्रोग्राम हम चला सकते हैं। सॉन्ग भी प्ले हो रहे हैं, साथ ही साथ में दूसरा काम भी चल रहा है।
उसे बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। क्लियर? आकार में बहुत छोटे हो गए, आसानी से इनको ऑफिस के लिए हम उपयोग कर सकते थे। इसकी जो स्पीड है वो नैनो सेकंड में और तेज हो गई, और जो बिजली खपत है वो बहुत कम हो गई, और गर्मी भी बहुत कम हो गई। ठीक है, यानी जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना हम अच्छा कर रहे हैं। फायदे: कम बिजली की खपत, कम गर्मी, अधिक विश्वसनीय, और लागत भी क्या हो गई? कम हो गई, कम पैसों में आने लगा। कमियां क्या है? आईसी बनाना कठिन कार्य है, क्योंकि आईसी के अंदर, देखने में आईसी छोटी होती है लेकिन उसके अंदर लाखों के संख्या में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। जो ट्रांजिस्टर देखा था ना पहले, वो लाखों की संख्या में लगे होते हैं। आपके बाल के जितना बारीक ट्रांजिस्टर होता है, यानी बहुत बारीक स्तर पे काम होता है ना। तो इसको बनाना कठिन कार्य है। उच्च तकनीक की आवश्यकता यहाँ पे थी, यानी हमें एक ऐसी तकनीक चाहिए थी जो उच्च हो, जिसके थ्रू हम इसको बना सकें। और इस समय के जो कंप्यूटर हैं वो है IBM सिस्टम 360, PDP 8, होनीवेल 6000। कंपोनेंट कौन सा यूज किया? आईसी। साइज कैसा हो गया? और छोटा हो गया, स्मॉल। और स्पीड कैसी होगी? नैनो सेकंड। हीट कैसी होगी? लो, यानी बहुत कम हीट होते हैं। और कॉस्ट इसकी मॉडर्न हो गया, यानी मीडियम आ गया, अब इसको लोग खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी 4th जनरेशन। इसके अंदर हम क्या यूज करने लगे? माइक्रो प्रोसेसर। एक नई टेक्नोलॉजी बनाई जिसका नाम क्या रखा गया? माइक्रो प्रोसेसर, जिसे आप CPU बोलते हैं आज, है ना। CPU का नाम तो जानते होंगे। CPU बोलते हैं जो आप देखते हैं ना, वो बड़े वाला डब्बा कंप्यूटर के पास रखा रहता है, उसे CPU बोलते हैं वैसे, है ना। वो CPU नहीं होता, उसके अंदर एक छोटी चिप होती है जिसको CPU कहा जाता है। वास्तव में वो CPU होता है, और उसका दूसरा नाम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। तो जो आपके 4th जनरेशन के कंप्यूटर थे उसके अंदर हम क्या यूज करते थे? माइक्रो प्रोसेसर। और सेमीकंडक्टर हम यूज करने लगे मेमोरी के लिए। भाई मेमोरी की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अब क्या यूज करने लगे? सेमीकंडक्टर। और इसके अंदर GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे आइकन्स बने हुए हैं। मोबाइल पे भी जब आप मेन्यू खोलते हैं तो आपको आइकन्स दिखते हैं, है ना। आइकन से आप देख के आराम से पहचान के मोबाइल को चला सकते हैं। आपने देखा होगा, छोटा बच्चा भी, पढ़ा लिखा भले ही ना हो, लेकिन वो आइकन को पहचानता है कि ये यूट्यूब का आइकन है, ये इंस्टा का आइकन है, वो उसको सीधा वहीं से चला लेता है ना। तो आइकन से फायदा ये होता है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी उसको चला लेते हैं, और समझना आसान होता है, आइकन याद जल्दी होते हैं। ठीक है, तो 4th जनरेशन में हमारे पास वो कंप्यूटर आया जिसके अंदर हमें आइकन देखने को मिले। उससे पहले कंप्यूटर में क्या था? केवल लाइनिंग थी, बस लिख के करना पड़ता था, जो भी करना है लिख के करना है। क्लियर? माउस का प्रयोग करने लगे यहाँ पे, पहले माउस भी नहीं था। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर, जिसे आप PC बोलते हो, PC बोलते हैं ना कि मेरा PC है, मेरा पर्सनल कंप्यूटर है। PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर। अब इसका जो आकार है वो क्या हो गया? डेस्कटॉप और लैपटॉप जितना छोटा हो गया। किसमें हुआ ये? 4th जनरेशन में। उसके बाद गति यानी स्पीड, स्पीड भी कैसी हो गई? पिको सेकंड में बहुत तेजी के साथ काम करने लगा अभी। उसके बाद बिजली की जो खपत है वो बहुत कम हो गई। ठीक है, बहुत कम का मतलब आपके छोटे मोटे जो घर पे उपकरण है, फैन वगैरह, उतनी ही बिजली ये लेने लगा। अब इतनी बिजली की आवश्यकता नहीं है। अब इसके फायदे देख लेते हैं। फायदों में बहुत छोटा हो गया आकार में, साथ ही साथ सस्ता हो गया, पोर्टेबल यानी आसानी से आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। स्पीड इसकी हाई हो गई, इंटरनेट सपोर्ट करने लगा, अब इंटरनेट भी चलने लगा। इसके जो उदाहरण है वो है IBM PC, एप्पल सेकंड, है ना, ये इसके उदाहरण है। कमियां क्या है? IC डिजाइन जटिल है, यानी जो IC बनती है इसके अंदर, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो IC लगती थी उसको डिजाइन करना थोड़ा जटिल था, हार्ड था। एडवांस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी हमारे पास। उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम इस काम को आसानी से कर सकें। आज कर सकते हैं, आज वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है। कौन सा कंपोनेंट यूज करते थे इसमें? माइक्रो प्रोसेसर। साइज स्मॉल हो गया, बहुत छोटा हो गया। स्पीड वेरी फास्ट, बहुत तेजी से काम करने लगा। GUI इसके अंदर आ गया, है ना, और इंटरनेट को भी ये सपोर्ट करने लगा। क्लियर? नेक्स्ट 5th जनरेशन है आपकी, ये लास्ट जनरेशन। इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI प्रणाली पे आधारित है ये। अब तक हम क्या बना रहे थे? अब तक हम बना रहे थे केवल हार्डवेयर। वैक्यूम ट्यूब बनाई, ट्रांजिस्टर बनाया, IC बनाई, माइक्रो प्रोसेसर बनाया,
लेकिन अब 5वीं जनरेशन में एक सॉफ्टवेयर बना है जो सबसे लेटेस्ट है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के जो कंप्यूटर हैं वो किस पे आधारित हैं? AI प्रणाली पे। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, यानी आप अपने वॉइस से बोल के कमांड देंगे और कंप्यूटर काम करेगा, कीबोर्ड माउस की आवश्यकता ना के बराबर है। ठीक है, कभी कभी होता है वॉइस सपोर्ट ना करे तो कीबोर्ड माउस से काम चलाना पड़ता है, लेकिन आज आप वॉइस से सीधा बोल के भी काम करा सकते हो। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आपने देखा होगा AI की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सुनने में ऐसी लगती है जैसे इंसानों जैसी, तो जो लैंग्वेज है उसको बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस करने लगा। जबकि कंप्यूटर की लैंग्वेज यदि हम पहले देखें तो रोबोट जैसी लगती थी, अजीब सा बोलता है रोबोट, लेकिन आज का जो AI है वो बिल्कुल इंसानों जैसा बोलता है ना, बिल्कुल नेचुरल हमारे जैसा। एक्सपर्ट सिस्टम है इसके अंदर, यानी जो सिस्टम लगे हुए हैं वो एक्सपर्ट हैं, हर काम को बहुत तेजी के साथ और बहुत अच्छे से एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। रोबोटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग इससे जुड़े हुए हैं। रोबोट के अंदर हम AI यूज कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में हम AI यूज कर रहे हैं। रोबोटिक्स क्या होता है? जहाँ पे रोबोट बनते हैं, यानी ऑटोमेटिक चलने वाले उपकरण, ठीक। और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है जो आपका डेटा इंटरनेट पे स्टोर होता है। इंटरनेट पे स्टोर है ना आपका डेटा, आपकी प्रोफाइल फेसबुक के ऊपर बनी हुई है, आपके घर पे थोड़ी ना है, या घर के कंप्यूटर में है, नहीं है ना। आप किसी भी मोबाइल में लॉगिन करो, तुरंत आपकी प्रोफाइल से आपने जो भी अपलोड कर रखा है सब आपको दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्लाउड के ऊपर है, फेसबुक के सर्वर पे है। आकार इसका बहुत छोटा हो गया, ठीक, गति बढ़ गई और बिजली खपत बहुत कम हो गई। आप अपने मोबाइल को देख सकते हो, केवल 5 वाट के चार्जर से ही अब चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो बिजली खपत बहुत कम हो गई। फायदे क्या हुआ है? AI आधारित होने के कारण अब ये अच्छे निर्णय ले सकता है, बेहतर निर्णय ले सकता है, ऑटोमेटिक काम करता है, स्मार्ट असिस्टेंट है, असिस्टेंट के तरीके से काम करता है। आपको कुछ पूछना है तो असिस्टेंट के तरीके से आपको असिस्ट करेगा, कम समय में अधिक काम करता है, और इसकी जो एक्यूरेसी है यानी शुद्धता, रिजल्ट बिल्कुल प्योर देता है, ठीक। इसके उदाहरण है गूगल AI, ChatGPT, IBM वेस्टर्न और सेल्फ ड्राइविंग कार, रोबोट्स, ये सब इसके उदाहरण है आज के समय के। कंपोनेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइज पोर्टेबल हो गया, जेब में डाल के ले जा सकते हो। स्पीड इसकी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा हो गई। टेक्नोलॉजी AI आधारित, और फ्यूचर अब क्या है? फ्यूचर चल रहा है अब क्वांटम कंप्यूटर के लिए, यानी अगली जो टेक्नोलॉजी आएगी वो किसकी आएगी? क्वांटम कंप्यूटर की आएगी। क्लियर? तो 5 की 5 आपको ये जनरेशन समझ आई? समझ आ गई? ये इसकी टेबल है, यहाँ से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब साइज रूम के बराबर था, स्पीड मिली सेकेंड में थी, और लैंग्वेज मशीन यूज करता था, है ना। और सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर कैबिनेट में आ गया, एक बॉक्स के अंदर, अलमारी के अंदर। माइक्रो सेकंड में इसकी स्पीड हो गई और लैंग्वेज असेंबली यूज करने लगा। उसके बाद थर्ड जनरेशन में IC में क्या हो गया? और स्मॉल हो गया, और जो इसकी स्पीड हो गई वो नैनो सेकंड में हो गई, और लैंग्वेज हाई लैंग्वेज। उसके बाद फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर डेस्कटॉप, है ना। डेस्कटॉप में क्या हो गया? पिको सेकंड में स्पीड हो गई, C++, जावा, ये सब लैंग्वेज ये सपोर्ट करने लगा। और फिफ्थ जनरेशन में AI हो गया पोर्टेबल, आपकी जेब में आपका मोबाइल है, ठीक है। स्पीड इसकी बहुत तेज होगी और AI लैंग्वेज सपोर्ट करने लगा। क्लियर? तो ये हमने आज कंप्लीट किया अपना इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर जनरेशन, यानी कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसको हमने देखा किस तरीके से वैक्यूम ट्यूब से लेके AI तक ये पहुंची। क्लियर? कोई डाउट है तो अगली क्लास में पूछ लेना, बाकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं।